हाँ बेटे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, डिस्कशन करना है हमको। हाँ, डिस्कशन कर लेंगे बच्चों। एक्सरसाइज डिस्कशन सेक्शन डी एट। बिल्कुल। हाँ बेटा, बोलो क्या डाउट्स हैं? जो डाउट्स हैं वो पूछते जाइए भाई। सेक्शन डी में से क्या डाउट्स हैं? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी। पार्ट 1 का D4, पार्ट 1 का D2। ओके, देखो ये दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पार्ट 1 का D2 एंड D4। तो D2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म has the form of an equilateral triangle. A ray is incident onto one of the faces perpendicular to it. Find the angle theta between the incident ray and the ray that leaves the prism. Refractive index of glass is mu equal to 1.5. देखिए भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म का है इसका, तो अपेक्स एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया गया है। अच्छा, कैसे इंसिडेंट किया है हमने लाइट रे को? नॉर्मली इंसिडेंट किया इस प्रकार से।
अब देखो नॉर्मली अगर आप इंसिडेंट करोगे तो पहली सरफेस पे तो ये लाइट रे का कोई डेविएशन नहीं होगा, ये एज इट इज चली जाएगी। आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा, राइट। उसके बाद क्या है बेटे, अगले सरफेस पे जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनता है? इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बढ़ जाएगा, क्योंकि R1 जीरो है, इसका मतलब R2 बराबर होगा ए के, जो कि है कितना 60 डिग्री। अब देखो ये चेक कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कम है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो अपन क्या करें, ये देखो क्रिटिकल एंगल कितना होगा बेटे, साइन इनवर्स 2/3, या साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल को अगर मैं देखूं तो वो 2/3 होगा, यानी लगभग 0.67। और साइन ऑफ 60 डिग्री ये होता है √3/2, मतलब 1.732/2। तो ये कितना आएगा 0.866 ये आ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, साइन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, रे विल गेट रिफ्लेक्टेड, इस तरह से रे रिफ्लेक्टेड, TIR will take place. TIR takes place from AC. अब ये 60 डिग्री है तो इधर भी जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 60 डिग्री। और ये एंगल बचेगा कितना, 30 डिग्री बेटे। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सी पर भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ये सीधे 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये रे भी एज इट इज सीधे के सीधे ही पास हो जाएगी, ये रे भी सीधे के सीधे ही पास। अब क्या होगा बेटे, ये अपनी ओरिजिनल रे थी, है ना। ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल कितना होगा, 60। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर D4 की बात अगर हम करें तो D4 क्या है बच्चों, D4 में हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज म्यू, find the maximum angle of the prism for which a ray incident on the light will be transmitted through other face without total internal reflection। मैक्सिमम कौन सा एंगल हो सकता है, तो देखो ध्यान दो बच्चों, हमें ये पता है कि अगर अपेक्स एंगल 2C से बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, नो रे विल emerge विदाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, फॉर रे टू इमर्ज विदाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, A should be less than or equal to 2C। इसका मतलब अपेक्स एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2C। और C कितना होता है, साइन इनवर्स 1/μ। तो ये मैक्सिमम वैल्यू अपेक्स एंगल की आ जाएगी। D2
D2 में भी डाउट है किसी को? देखो D2 तो मैंने बता ही दिया बेटे। D3 के सेकंड पार्ट में डाउट है ना, ये नोट कर लिए दोनों सबने? अब देखो D3 का सेकंड पार्ट ये क्या है? जब प्रिज्म को पानी में रख दें तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो देखो, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू ए। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वो है 3/2। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है? 3 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 9/8 माइनस 1 इंटू 3 डिग्री, यानी कि 3/8। कैसा? ओके बेटे, ओके। और बोलिए, सेक्शन ई में से क्या डाउट है? सेक्शन डी के हो गए ना सारे डाउट्स क्लियर? सेक्शन ई में से पूछो। पार्ट 1 का E4, पार्ट 1 का E7, ओके। E2, E1, E2, E7। देखो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, E1, E2 और E7। तो E1 में हमें क्या दिया हुआ है? देखो, एक ऐसी स्लैब दी हुई है, ये इस तरह की स्लैब हमें दी हुई है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है बेटे? 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा। बाहर एयर है, अंदर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर सिंगल रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। बेटे इसमें सिर्फ अपने को क्या कराना है? सिर्फ कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना, ठीक है? आगे प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं कराना, सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन कराना है, वो भी कर्व सरफेस से। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो 2/V माइनस 1/-10 इक्वल टू 2 माइनस 1/20। तो ये आ जाएगा 2/V प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/20, यानी कि 2/V इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। तो 2/V की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? यहाँ से हमने 20 एलसीएम लिया, 1 - 2, तो इसका मतलब V की वैल्यू आ जाएगी माइनस। ठीक है, -40 मतलब लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रही है,
और रेस तो रिफ्रैक्ट होकर के राइट में चली जाएंगी, इमेज लेफ्ट में बन रही है, इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज इज वर्चुअल। मैग्निफिकेशन की बात करूं मैं तो n1b बाई n2u ये फॉर्मूला होता है। n1 इज 1, n2 इज 2, b इज -40, u इज -10। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 2। पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब इमेज इज इरेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन के, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ इमेज इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा, इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी 4 सेंटीमीटर की। लास्ट पेज देखना चाहते हैं? सर मेरा हाइट 8 सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ बेटे, सर मेरा हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर आ रहा है। 8 सेंटीमीटर आया। तुमने फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या यूज किया, v बाई यू यूज कर लिया क्या सीधा सीधा? नहीं सर, -v/u। नहीं, -v/u वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा ना। मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है बेटे, फॉर स्फेरिकल सरफेस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, n1v डिवाइडेड बाई n2u, हाँ सर। है ना? तो इसके हिसाब से करो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कौन सा डाउट है आप लोगों का भाई? ए E2, E2 क्या बोल रहे हैं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, when the object is viewed from air through the nearest surface it is seen at a distance 5 centimeter from the surface. Find the apparent distance of the object when it is seen through farthest spherical surface. तो देखो क्या है बेटे, इसका डायग्राम समझो सबसे पहले तो तुम। जैसे हमारे पास ये तो हो गया एक ग्लास स्फीयर, इसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसका 2। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सेंटर पे नहीं रखा हुआ, ऑफ कोर्स सेंटर से थोड़ा अलग जगह पे रखा हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अब देखो लेफ्ट वाली सरफेस पास है, तो ये बोल रहे हैं कि जब अपन इसको इस लेफ्ट वाली सरफेस से देखते हैं, लेफ्ट वाली सरफेस से देखते हैं तो ये हमें कहाँ पे रखा हुआ दिखाई देता है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस पे रखा हुआ दिखाई देता है। अब देखो मान लेते हैं इसकी लेफ्ट वाली सरफेस से डिस्टेंस है x, तो राइट वाली सरफेस से डिस्टेंस हो जाएगी 40 माइनस एक्स। रेज ऐसे जाएंगी इसके यहाँ, थोड़ी बेंड वगैरह भी होंगी, उसी वजह से ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देता। तो अपन क्या लिखें, देखो रेस जा रही है 2 से 1 में, तो n2/v, v की वैल्यू पता है मुझे, v इज -5,
माइनस n1 डिवाइडेड बाय u कितना लिख दूं, माइनस एक्स। यू हो जाएगा कितना, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r को क्या लिख देंगे, -20। तो -1/5 प्लस 2/x इक्वल टू 1/20। तो 2/x की क्या वैल्यू आएगी बेटे, 1/20 प्लस 1/5। 2/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, यहाँ से हम एलसीएम ले लें कितना, 21 प्लस 4, तो x 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बेटे। अब अगर मैं एक कोई ऑब्जर्वर यहाँ लेता हूँ, यहाँ हम कोई ऑब्जर्वर लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा बेटे, उस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, मतलब 32 सेंटीमीटर उसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई। अब वहां से जब ऑब्जर्वर देखेगा तो रेज ऐसे जा रही होंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो राइट साइड विल बिकम पॉजिटिव, लेफ्ट साइड विल बिकम नेगेटिव। तो हम लिखेंगे n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। व्हाट इज r? r is -20। क्या आ गया बेटे, 1/v प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/20। तो v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, -80। इधर वाले को तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या इसमें? समझ में आ गया भाई? हाँ बेटा, ये नोट कर लिया ना, अगले पेज पे मूव करें। ओके, बोलो भाई, इसके बाद और क्या डाउट है? ये था क्वेश्चन नंबर E2। इसके बाद E7। E7 देखते हैं। E7 काफी देर से लोगों ने पूछा हुआ है। E7 में बोल रहे हैं क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस R and refractive index 1.5 is placed on a table. A point object P is kept at a distance mr from it. Find the value of m for which a ray from P will emerge parallel to the table as shown in the, इमर्ज होकर के टेबल के पैरेलल हो जाए। तो भाई देखो, इसका डायग्राम बना लें अपन। ये ऐसा है,
क्वार्टर है ये, तो इसका मतलब बेसिकली ये जो डिस्टेंस हो गई ये इसकी रेडियस ही हो गई, वो आर दिया हुआ है। और सेंटर से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है कितना, एम आर। अब ये क्या चाहते हैं कि यहाँ से कोई रे जाए और इधर से जब वो निकले तो सरफेस के पैरेलल ही निकल जाए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाइनल इमेज मस्ट गेट फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। देखो पहले प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, है ना। पहले रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, प्लेन सरफेस से। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। तो हम लगा दें डी डैश इक्वल टू डी अपॉन 1/n। तो डी डैश इक्वल टू डी की जगह लिख दूंगा एम आर, और 1/कितना, 1.5। तो डी डैश की वैल्यू आएगी 1.5 एम आर। ये कहाँ से, इस वाले सरफेस। अच्छा एक चीज और ध्यान दो कि अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाऊं, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, तो n2 को तो लिखेंगे 1, v को लिखेंगे इन्फिनिटी, n1 को लिखेंगे n, u को क्या लिखेंगे वो पता नहीं, u का u ही मान लेते हैं, इक्वल टू n2 माइनस n1 यानी 1 - n डिवाइडेड बाय कितना, -r। राइट, तो यहाँ से आपके पास -n/u की क्या वैल्यू आ गई, 1 - n/-r। तो ये कैंसिल हो गया, और u को हम लिख सकते हैं nr/1 - n। ठीक है, अब देखो ये u नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके लेफ्ट में होना चाहिए। और मॉड u कितना हो जाएगा बेटे, है ना। ये मॉड u आ गया, मतलब लेफ्ट में इतनी डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, लेफ्ट में इतनी डिस्टेंस पर है। और ये डी डैश जो 1.5 एम आर आ रहा है, वो कहाँ से डिस्टेंस है बेटे, वो डिस्टेंस यहाँ से, ये पूरी डिस्टेंस 1.5 एम आर। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 1.5 एम आर प्लस आर, और ये बराबर होना चाहिए nr/n-1। तो क्या होगा भाई साहब, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1.5m प्लस 1 इक्वल टू n/n-1। n कितना है, 1.5। तो 1.5/1.5 - 1 करेंगे तो 1.5/1.5 3 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो 1.5m इक्वल टू 2। तो m की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 4/2। और बोलो भी, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया सबको।
कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई इसमें से, वरना फिर आगे चलते हैं। E4 भी कुछ लोगों ने पूछा है, E4 पे चलते हैं। E4 क्या है बेटे? देखो इसमें कुछ ऐसा डायग्राम हमको दिया हुआ है कि एक स्फेयर है, वो पानी के अंदर रखा हुआ, राइट? देयर इज अ ग्लास स्फेयर which is placed inside water। ये ग्लास स्फेयर और ये किधर रखा हुआ है? पानी के। ये ग्लास स्फेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बाहर 4/3 है, और हमको कहा जा रहा है कि the bubble is at 7.5 centimeter below the surface of the glass, रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और सरफेस से कितना नीचे है? ठीक है, ये तो सेंटर है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ कहीं पे ऑब्जर्वर होगा कोई, तो क्या होगा बेटे? ग्लास से चलते चलते पहले रे जाएंगी वाटर में, फिर वाटर से जाएंगी एयर में, तो 2 बार रिफ्रैक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस होगा, तो N2 हो जाएगा 4/3, N2/V माइनस N1 हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई यू कितना हो जाएगा? -6, सॉरी, -7.5। N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 R को कितना लिख दें बेटे? 5, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना होगा? माइनस का। तो आ जाएगा बेटे 4/3V प्लस 3 को 7.5 से कैंसिल कर दो, 2.5, 2.5 इंटू 2 तो 1/5 इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2, 6 एलसीएम आएगा 8 माइनस 9, तो -1/6 आएगा, तो ये 1/30 के बराबर है। क्या आ जाएगा बेटे? ठीक है बेटे, एक बार अपने पास ये आ गया, अब इसको आगे अपन कैसे प्रोसेस करेंगे? 4/3V को लिख लेते हैं 1/30 -1/5, 30 एलसीएम अगर आया 1 - 6 आ जाएगा, बचेगा -5, -5/30 करेंगे तो -6, तो 3V/4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -6 के। तो V की वैल्यू क्या आई बेटे? -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे। यहाँ पे पहली इमेज बन रही है, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फाइनल इमेज। अभी क्या होगा? अभी तक हमने रेस को भेजा था ग्लास से वाटर में,
अब वाटर से एयर में भी तो जाएंगी, ठीक है। अब वाटर से एयर जब जाएंगी तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस होगा, डी डैश इक्वल टू डी बाई 4/3 डिवाइडेड बाई 1। डी कहाँ से नापा जाता है बेटे? हमेशा सरफेस से नापा जाता है, ठीक है, सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो हो जाएगी 10 + 8 यानी 18 डिवाइडेड बाई एन आई, दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाई एन आर, दैट इज 1। तो डी डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? यस आ जाएगा। ये E4 समझ में आया क्या भाई सबको? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से ही किया है मैंने, बाद में रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ लगाया, पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस लगाना पड़ेगा। देखो, देखो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटे, एक बार कर्व सरफेस से, एक बार प्लेन सरफेस से। तो कर्व सरफेस से जो इमेज बनेगी वो पता लगाने के लिए तो तुमको जो लेंस फॉर्मूला है, μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r, तो ये स्फेरिकल सरफेस के लिए करना पड़ेगा। और फिर प्लेन सरफेस के लिए डी डैश इक्वल टू डी बाई एन आई बाई एन आर। ओके ओके। और बोलिए बेटे। तो अब आगे पढ़े हैं अपन। तो ठीक है बच्चों, डिस्कशन आज का यहीं पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर पार्ट 2 भी आज डिस्कस करना है? हाँ पूछ सकते हो, पार्ट 2 में से अगर डाउट है आपके पास तो पूछ लो। थोड़ा 5-1 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन बता देंगे उसके भी। D2 D3 देखो क्या है बेटे, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। देखो भाई, D2 क्वेश्चन क्या कह रहा है। A prism having refractive index √2 and refracting angle 30 degree has one of its refracting surfaces polished, ठीक है। A beam of light incident on the other refracting surface will retrace its path if the angle of incidence is। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। A prism having refractive index √2 and refracting angle 30 degree has one of the refracting surfaces polished. Beam of light incident on the other refracting surface will retrace its path with the angle of incidence। तो देखो ध्यान दो कि हम रेक एक प्रिज्म ऐसा है कि उसका अपेक्स एंगल तो 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। एक सरफेस हमने पॉलिश कर दी है, हम चाहते हैं कि इस सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो वो यहाँ से पाथ रिट्रेस कर ले। तो देखो रे जो है वो इस तरह से इंसिडेंट हो जाए तो पाथ रिट्रेस होने लग जाएगा। अब ऐसा इंसिडेंस के लिए, है ना, बेसिकली R2 की वैल्यू 0 ही हो गई, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 है वो 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। अब मान लो बाहर से रे कुछ ऐसे आई, वो एंगल
बन रहा है कुछ आई, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 1 × sin i इक्वल टू n × sin 30। अब n कितना दिया हुआ है बच्चे हमको, n√3 दिया हुआ है क्या, नहीं √2 दिया हुआ है, तो √2 रख दो। sin i is equal to √2 into 1/2, that means sin i is 1/√2। i आ जाएगा कितना बेटे, 45 डिग्री। D3 की बात करते हैं। D3 क्या है बेटे, a ray of light is incident at angle I on a surface of prism of small angle A, emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence I is nearly equal to। तो बेटे कैसे करें, 1 × sin i इज इक्वल टू mu × sin r1, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल i बराबर हो जाएगा mu × r1। अच्छा, हमें दिया हुआ है रे इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम अदर सरफेस, इसका मतलब R2 बराबर है 0 के, और R1 प्लस R2 A होता है। R2 0 पुट कर दें, यानी R1 की वैल्यू उसके बराबर आ गई 1 है। इस A को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे R1 की जगह, तो I की वैल्यू mu × A आ जाएगी सीधे सीधे। I की वैल्यू आ जाएगी mu × A। ये हो गया हमारा D3। फिर उसके बाद बारी है D4। D4 क्या है बेटे, देखो D4 का C वाला पार्ट। एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन पूछे, तो एंगल ऑफ डेविएशन अपन ने कहा था ना, कब आता है, जब I 60 डिग्री हो जाए, डेविएशन I 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर I इक्वल टू 90 डिग्री। I को कितना रख दे बच्चों, 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। इस केस में जो डेविएशन आएगा वो मैक्सिमम आएगा। हम स्नेल्स लॉ लगाएं, 1 × sin 90 इज इक्वल टू √2 × sin r1। तो sin r1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, मतलब I1 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये R1 45 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, और देखो R1 प्लस R2 A होता है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, ये रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हो जाए। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप,
अब देखो बेटे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी आएगी। अब देखो, ये जो एंगल हो जाएगा R2, क्या R2 15 डिग्री हो गया? तो फिर स्नेल्स लॉ लगा दें। तो √2 इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो ई की क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन 15 डिग्री। तो डेविएशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आई प्लस ई माइनस ए के हिसाब से कर दें। तो आई इज 90 डिग्री, ई इज, ये बात समझ में आई? ये आपका मैक्सिमम डेविएशन होगा आई प्लस ई माइनस ए। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन 15 डिग्री। R1 प्लस R2 अपेक्स एंगल कैसे होता है बेटे? देखो, सिंपल सी बात है कि तुम ये R1 R2 एंगल्स हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 - R1। उसी तरह से इधर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 - R2, और इधर एंगल है ए। इन तीनों का सम एक होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 + 90 180 डिग्री हो जाएगा, यानी A - R1 - R2 इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसा। बेसिकली हमने ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, समझा? ओके बेटे। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन था? दिस वाज E4 का, D4 का सी पार्ट, राइट? D4 का सी पार्ट। और बोलिए भाई, और क्या डाउट है इसमें से? D6 में भी डाउट है। व्हाट इज D6? A prism having apex angle इतना, refractive index इतना, is located in the horizontal light rays incident of the prism, the total angle through which the rays rotated is। अरे, ऐसा क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में किया था ना। अपेक्स एंगल 4 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3/2 है। A is 4 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। तो डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म ये कितना हो जाएगा? n-1 इंटू ए, 3/2 -1 इंटू 4 डिग्री, मतलब 2 डिग्री का डेविएशन ये प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा। अब इस प्रिज्म से निकलने के बाद लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट होंगी, और ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी। मिरर इस ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा रहता था, है ना? तो ये जो एंगल बनेगा, दिस विल बी 2 डिग्री। तो मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो जाएगा 2 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा कितना? 2 डिग्री। तो मिरर का डेविएशन कितना हो गया? डेविएशन ड्यू टू मिरर 180 - 2i। तो ये हो जाएगा 180 - 4, मतलब 176 डिग्री। तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा बेटे? 2 डिग्री प्लस 176 डिग्री, दैट इज 178 डिग्री का टोटल डेविएशन। ये बात समझ में आई बेटे? दिस इज क्वेश्चन नंबर D6।
बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, है ना? बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास लगभग 35 मिनट्स हैं। ओके, तो देखिए भाई क्या है, पिछली क्लास में जहाँ तक हमें पता है हमने लेंस डिस्कस किया था, ठीक है? और अपन ने कहा था, देखो दो तरह के फोकस की बात अपन ने करी थी। एक तो वो कि इन्फिनिटी से रेज आकर के जहाँ पे कन्वर्ज हो जाती हैं, दूसरा जहां पर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी, है ना? हमने ये बात करी थी। u टेंड्स टू infinity, this implies v becomes equal to f and u becomes equal to minus f, implies v tends to infinity। ये दो बातें हमने करी। अब देखिए इन दो के बाद मान लो कुछ ऐसा हो कि एक चीज अपने को ये समझनी है कि जब हमने 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर्मूले को when we differentiated this with respect to time, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी बेटे? dv by dt is equal to v square by u square times du by dt। dv by dt is v square by u square times du by dt। ये ऐसा आता है, ठीक है? dv by dt बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to lens along x axis। और du by dt क्या है? velocity of object with respect to lens along optical axis। एक बात देखो, ये v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वाली जो टर्म है, इट इज ऑल गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि dv by dt and du by dt will always be of same sign। इन दोनों का साइन सेम रहेगा, मतलब velocity of image and object will be in same direction। velocity of image and object along optical axis for a lens will always be in same direction। मतलब ऑब्जेक्ट राइट में चलेगा तो इमेज भी राइट में चलेगी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाएगा तो इमेज भी लेफ्ट में जाएगी। देखो हमें एक चीज और यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं ये जो लेंस फॉर्मूला है इसमें u को -2f रख देता हूँ, u को रख देता हूँ कितना, -2f, तो v का वैल्यू क्या आती है? 1/v -1/-2f इज इक्वल टू 1/f। तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f -1/2f।
यहाँ से 2f एलसीएम आता है 2 माइनस 1, मतलब b की क्या वैल्यू आ गई, +2f आ गई। ऑब्जेक्ट -2f पे है तो इमेज +2f पे बन रही है। इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम देखो कैसा होगा कि मान लो ये दो फोकस हैं, f1 f2 ऐसा बोल देते हैं इसको। तो यहाँ से 2f डिस्टेंस पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूं तो उसकी इमेज जो है वो भी 2f डिस्टेंस पर ही उसकी इमेज बनेगी। इमेज कितनी डिस्टेंस से बनेगी, 2f डिस्टेंस पर ही उसकी इमेज भी। अच्छा अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट को मैं 2f से f की तरफ लेकर जाऊं, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम -2f टू -f, तो इमेज किधर से किधर चली जाएगी बेटे, इमेज विल मूव फ्रॉम +2f टू +∞, ऐसा बोल सकता हूँ। और ये जो इमेज बनेगी ये रियल बनेगी, एंड बिकॉज इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या होगा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन विल कम आउट टू बी नेगेटिव। मैग्निफिकेशन होता है v बाई u के बराबर, v पॉजिटिव u नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड इमेज। ये बात समझ में आती है बेटे? अब अगर देखो ऑब्जेक्ट को मैं -f से पोल की तरफ लेके जाऊं, मतलब इस रीजन में रख, -f से पोल के रीजन में, तो देखो अपन ने तो कहा है कि यार ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन इमेज पहले ही +∞ पे पहुंच गई है, तो एक्चुअल में होगा क्या, अभी इमेज सीधा बनेगी -∞, तो इमेज आएगी -∞ से और पोल तक आएगी, ठीक है। अब इमेज वर्चुअल बनेगी और एनलार्ज तो बनेगी क्योंकि इमेज डिस्टेंस ज्यादा है, और अभी इरेक्ट इमेज बनेगी। वाई, बिकॉज u is also negative, v is also negative, u and v both are negative. This implies magnification will come out to be positive. Last slide देख लो मेरे पास।
ओके बेटे। हाँ बच्चों, ये बात समझ में आती है। देखो, ये जैसे फोकस के अराउंड जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, फोकस के लेफ्ट से फोकस के राइट में जब ऑब्जेक्ट जाएगा, मतलब इस पोजीशन से जब इस पोजीशन मूव करेगा, तो देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज राइट साइड में बहुत दूर बन रही होगी, जब ऑब्जेक्ट इधर पहुंचेगा तो लेफ्ट साइड में बहुत दूर बन रही होगी। देखो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको अपन कवर करके बताते हैं कि मान लो फोकल लेंथ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं -21 सेंटीमीटर पर, और एक बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, -19 सेंटीमीटर। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएं, 1/v -1/u, u को रखा -21 इक्वल टू 1/f। तो 1/v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 1/20 -1/21। तो इधर से ऐसा आ जाएगा 21 इंटू 20, और यहाँ आ जाएगा 21 -20। तो v की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, 21 -20 तो हो गया 1, और ये हो गया 420 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है ना, +420, मतलब एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑन राइट साइड, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑन अदर साइड। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, 1/v -1/u, u को -19 लिखो, इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना आ जाएगा, 1/20 -1/19। तो 20 इंटू 19, ये हो जाएगा 19 -20। तो v की क्या वैल्यू हो जाएगी, -20 इंटू 19, यानी -380 सेंटीमीटर। -380 का मतलब एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑन सेम साइड। ये वाला पॉइंट समझ में आया अपने को? ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हुआ, इस जगह पे हुआ, जो ये ग्रीन से मैंने दिखाया हुआ है, तो इमेज किधर बनेगी, +∞। और ये जो ब्लू लाइन से अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर अगर हुआ तो इमेज किधर बनेगी, -∞। ये चीज नोट कर लो सब।
अगली स्लाइड पे मूव करें या किसी को अभी नोट करना बाकी है भाई? अच्छा ठीक है, देखो इसी में एक केस और भी है। देखो अभी तक क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है इमेज भी उधर ही जा रही है ना। अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को -2f, ये पोजीशन थी -2f, यहां से -∞ की तरफ ले जाऊं, ऑब्जेक्ट को ले जाऊं किधर, -2f से -∞ की तरफ, तो इमेज किधर जाएगी भाई? जब ऑब्जेक्ट -2f पे था तो इमेज 2f पे थी। जब ऑब्जेक्ट -2f पे था तो इमेज +2f पे थी। ऑब्जेक्ट गया लेफ्ट में तो इमेज भी आएगी लेफ्ट में, तो इमेज +2f से और f तक ही आएगी, +2f से f तक के बीच में, है ना। इस केस में इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो v बाय u नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही, और डिमिनिश्ड बन रही, क्योंकि इमेज डिस्टेंस कम है। इमेज डिस्टेंस कम है तो इमेज की हाइट भी कम होगी। इमेज डिस्टेंस कम है तो इमेज की हाइट भी कम होगी। ठीक है, ऐसा जो है वो अलग, ये किसके लिए है? कन्वर्जिंग लेंस के लिए। ठीक है, कन्वर्जिंग, देखो ये सारे ही केसेस में, इन ऑल दीज केसेस ऑब्जेक्ट वाज रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बनी और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनी। ठीक है, रियल की रियल बनाएगा तो एनलार्ज भी बना सकता है, और रियल की रियल बनाएगा तो इन्वर्टेड भी बना सकता है। लेकिन रियल की जब वर्चुअल बनाएगा तो हमेशा एनलार्ज ही बने।
हाँ तो ये हमारे लिए जो है वो कन्वर्जिंग लेंस और रियल ऑब्जेक्ट के सामने एक बात हम और बोल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a real object and its real image formed by a converging lens is equal to कितना बेटे 4f. Minimum distance between a real object and its real image formed by a converging lens is equal to 4f. देखोगे कैसे होगा ये 4f मिनिमम डिस्टेंस? ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन कि देखो इस तरह का केस अपन लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और वहां से लेंस की तरफ आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, राइट। फिर ऑब्जेक्ट चला लेंस की तरफ और इमेज चली लेंस से अवे, है ना, और ऑब्जेक्ट चलते चलते पहुंचा कहां पर 2f पर और इमेज -2f पर और इमेज भी बन गई कहां पर 2f पर। ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज भी बन गई 2f पर। इस पूरे दौरान क्या था, ऑब्जेक्ट तेजी से चला है और इमेज धीरे धीरे चली, है ना। इनके बीच में डिस्टेंस थी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डिस्टेंस कम होती गई और कम होते होते डिस्टेंस कितनी हो गई, जब ऑब्जेक्ट -2f पे था और इमेज +2f पे थी, तब इनके बीच की डिस्टेंस जो हो गई थी वो कितनी हो गई थी 4f। उसके पहले तक जो इनके बीच की डिस्टेंस रही होगी वो 4f से ज्यादा ही रही होगी डेफिनेटली, है ना, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही थी। वाई देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और इमेज इस तरह से जा रही है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज से ज्यादा है इस पूरे समय पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच की दूरी कम हो रही है ना, इनके बीच दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग इमेज। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ऑब्जेक्ट -2f पे होगा तो इमेज +2f पे बनेगी, उस समय पर इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सिर्फ -2f से -f के बीच में ही जाएगा और इमेज 2f से इन्फिनिटी तक भाग जाएगी। तो इस रीजन में तो क्या है, इमेज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो इनके बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी से कम होते होते 4f हुआ और 4f से बढ़ते बढ़ते फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करोगे तो इसके बाद तो इमेज ही वर्चुअल हो जाती है ना। तो रियल इमेज तो सिर्फ तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट इस रीजन में हो, और इस रीजन में जो मिनिमम सेपरेशन
रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच में आएगा फाउंड बाय ए कन्वर्जिंग लेंस, वो कितना होगा, दैट विल बी 4f। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, ये बात याद रखनी है बेटे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पॉइंट के बेसिस पर क्या होता है, हम एक मेथड पढ़ेंगे जिससे कि प्रिज्म का लेंस का फोकल लेंथ पता लगाया जाता है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ठीक है, उसमें इस बात का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, minimum distance between a real object and its real image found by a converging lens is equal to 4f। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस तो कभी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा ही नहीं, है ना। अ डाइवर्जिंग लेंस will always form virtual image of a real object for any position of real object in front of the lens, for any position of real object in front of the lens। डाइवर्जिंग ऑब्जेक्ट तो कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा ही नहीं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे जब रेज इस लेंस पर गिरेंगी तो ये तो इन रेज को डाइवर्ज कर और डाइवर्ज कर देगा, तो वो तो क्या होगा, पीछे ही जाकर के किसी पॉइंट पर मिलेगा। तो रियल ऑब्जेक्ट की तो हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के होता है ना। तो इसका मतलब 1/v को आप कितना लिखोगे, 1/u प्लस 1/f। नाउ फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस f is always negative and for a real object u is negative। तो 1/u नेगेटिव, 1/f नेगेटिव, इसका मतलब v will always be negative। एंड v नेगेटिव का मतलब कैसी इमेज बन गई बेटे, दैट मीन्स अ वर्चुअल इमेज, राइट, एंड वर्चुअल डिमिनिश्ड। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट diverging lens will always form virtual diminished। ठीक है बच्चों, ये बात हमें ध्यान रख। फिर बाकी अपन इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
होमवर्क आपका क्या रहेगा अगली क्लास का, वो लिख लो बेटे। अगली क्लास के होमवर्क के लिए आपको करना है सेक्शन एफ करना है, और एफ सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? पार्ट 1 से करना है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चंस करने हैं। और पार्ट 2 में से क्या क्या करना है आपको? पार्ट 2 में से करना है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, ये करना है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा भाई, ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी फिर अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। हम्म हम्म